नमस्कार दोस्तों, एनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। परीक्षा आपकी कोई भी हो, सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न तो हमेशा ही आते रहते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में आज हम समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किससे बना होता है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं और इनका के बारे में हम पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर आज आपने इसको समझ लिया तो ये समझिए कि इससे संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। तो आइए समझते हैं कि ब्लड क्या है। तो जो ब्लड है आपको रुधिर, उसके कई सारे नाम हैं। इनको हम रुधिर के नाम से, रक्त के नाम से, खून, लहू या ब्लड के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसको? किसको? रुधिर, रक्त, लहू या ब्लड के नाम से इसको हम जानते हैं। ये है क्या? आखिर ये है क्या? ये जो आपका ब्लड है वह एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा आपका? ये आपका कैसा है? तरल। तरल मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तरल होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है जोड़ने वाला, यानी कि अंगों को जोड़ने वाला एक ऊतक है जो क्या होता है? तरल रूप में पाया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रुधिर क्या है आपका? एक तरल संयोजी ऊतक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? जो इसका निर्माण होता है वो होता है भ्रूण के मेसोडर्म से। कहाँ से होता है? भ्रूण के मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है। और जब वयस्क मनुष्य में इसका निर्माण कहाँ से होता है? वयस्क मनुष्य में इसका जो निर्माण होता है वह तिल्ली या प्लीहा में होता है। सॉरी, प्लीहा में इसका कब्र होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? हड्डी की जो बोन मैरो होती है, जो हड्डी का जो अंदर वाला जो सिरा होता है, इसको तोड़ेंगे हम हड्डी को तो उसमें जालीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। वहीं पे क्या होता है? इसका निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा? बच्चों में भ्रूण के मेसोडर्म से होता है और वयस्कों में इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसके बाद अगर इसकी मात्रा की बात करें, ठीक है, तो इसकी मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर कितनी है? 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में। और स्त्रियों में जो इसकी जो संख्या मात्रा होती है मनुष्य के पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम होती है। स्त्रियों में जो इसकी मात्रा होगी पुरुषों से कुछ कम होती है। ये शरीर के भार का लगभग, शरीर का जो भार होता है उसका लगभग 7 से 8% भाग होता है। यदि मान लीजिए आपका मनुष्य का शरीर का जो भार अगर 70 किलो है तो उसमें रुधिर की जो मात्रा होगी 5 से 6 लीटर होती है। इसके बाद रुधिर के प्रमुख 2 घटक होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका रुधिराणु या जिनको हम रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा वह पूरे रुधिर का लगभग 50 से 55% भाग होता है। क्या होता है? लगभग कितना होता है? 55% भाग होता है। जबकि जो रुधिराणु होते हैं जो उनका रुधिर जो मात्रा होती है रुधिर में लगभग कितनी होती है? कुल रुधिर का 45% होता है। जो रुधिराणु जो आपकी प्लाज्मा है, अब इसके बारे में समझते हैं। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है, यानी कि जितना भी रुधिर में तरल भाग होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है आपका प्लाज्मा से। और इस तरल भाग में जो आपके रुधिराणु होते हैं, यानी जो रुधिर के अणु होते हैं वो क्या होते हैं? निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित। निलंबित समझते हैं क्या?
यानी कि उसमें मिले हुए नहीं होते, घुले हुए नहीं होते, निलंबित होते हैं। निलंबित का मतलब होता है उसमें मिश्र पाए जाते हैं, मिले हुए पाए जाते हैं, यानी उसमें घुले नहीं होते हैं, उसमें निर्मल मुद्रा उसमें पाए जाते हैं, मिक्स रहते हैं। अब समझते हैं प्लाज्मा के बारे में, एक एक करके इनके बारे में। प्लाज्मा में तरल भाग होता है और तरल भाग में आपका देखेंगे 90 से 92% उसमें तरल भाग में आपका जल पाया जाता है। क्या होता है मेन रूप से प्लाज्मा में क्या होता है, जल पाया जाता है, जिसकी मात्रा 90 से 92% तक होती है। इसके बाद 8 से 10% भाग में जटिल कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ पाते हैं। क्या पाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों में प्रतिरक्षी जीवाणु क्या पाएंगे आपको, प्रतिरक्षी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस 8 से 10% भाग में जो होता है, इसमें ये सारे आपके प्रतिरक्षी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। और इस प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजन और हिपेरिन नामक आपकी प्रोटीन्स होती हैं। अब इनके और अकार्बनिक पदार्थ में आपको देखते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट तथा उनके बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद जो आपका इसमें हिपेरिन है, जानते इसका क्या कार्य होता है। हिपेरिन का जो कार्य होता है वह जो आपकी जो ब्लड नलिकाओं में बह रहा है, उसको ये हिपेरिन क्या करता है, उसका थक्का बनने से यानी उसको जमने से रोकता है, क्या हिपेरिन। और जो आपका इसी के साथ साथ जो आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन है, ये अगर कहीं चोट लगती है तो चोट लगने पर आपके शरीर से जो ब्लड है वो ज्यादा स्रावित ना हो, ज्यादा ना निकले, क्षति ज्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजन ब्लड का थक्का बनाते हैं, का कार्य करता है। तो आपको समझ में आया कि जो हिपेरिन क्या करता है, ब्लड का को थक्का बनाने से रोकता है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन क्या करता है, इसका ब्लड का थक्का बनाते हैं जब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तब। अभी हमने प्लाज्मा जो रुधिर के 2 भाग थे उनमें से एक भाग के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके रुधिर के जो दूसरा भाग है, रुधिराणु या जो रुधिर कणिकाएं होती है, अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए हम नए देखते हैं आगे। रुधिराणु, जो आपके रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको हम आरबीसी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। दूसरा होता है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। तो जो रक्त कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। आरबीसी, जो आरबीसी होता है इसकी संख्या रुधिर में सबसे ज्यादा होती है। इसकी संख्या 45 से 55 लाख, 45 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 1 घन मिलीमीटर में इसकी संख्या कितनी होती है, 45 लाख से 55 लाख तक होती है। इसके बाद जो इसका है, इसमें ये कैसे होती है, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं उभयावतल, यानी कि बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से चपटी होती हैं, गोलाकार होती हैं और दोनों तरफ से क्या होती है, चपटी होती हैं। इसके अलावा ये लाल रंग, ये कोशिकाएं क्या होती हैं,
लाल रंग की होती हैं, और जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। इनका जो जीवन काल होता है, इन कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वह लगभग 120 दिनों तक, यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। इसके बाद इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका जो कार्य है वो है परिवहन, पदार्थों का परिवहन करना। परिवहन मतलब क्या है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। कौन से पदार्थ? पदार्थ में आपका है ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सभी कोशिकाओं से ला करके फेफड़ों को देना, ये कार्य इसका परिवहन करना। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं यानी भोज्य पदार्थ जब पचता है, और पचे हुए भोज्य पदार्थ को छोटी आंत से ले जाकर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उस अपशिष्ट पदार्थ को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाना ताकि वो शरीर से बाहर निकाले जा सके। तो इन सभी का जो परिवहन का कार्य होता है वो कौन करता है? आपका लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। तो परिवहन का कार्य क्या होता है? इसका इनका होता है। इसके बाद देखते हैं हम श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य। श्वेत रुधिराणु क्या होता है? उसमें ये आरबीसी से बड़ी होती हैं। ये क्या होती हैं? जो आपकी डब्ल्यूबीसी होंगी, इनका जो आकार होता है वो आरबीसी से बड़ा होता है, लेकिन ये संख्या में कम होती है। आकार तो बड़ा होता है लेकिन संख्या में क्या होती है? आपकी कम होती है। इनका जो आकार होता है, जैसे संख्या उनकी होती है 500 से 9500 प्रति घन मिलीमीटर होती है, यानी कि इनकी संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। 500 से लेकर के 9500 घन प्रति मिलीमीटर इनकी संख्या पाई जाती है। जो ये कोशिकाएं हैं, कणिकाएं, ये कैसी हैं? केंद्रक युक्त है। वो कैसी थी आपकी? आरबीसी कैसी? केंद्रक विहीन थी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। और ये अमीबा यानी कि अमीबा के समान होती हैं। कैसे? तो केंद्रक युक्त होती हैं और अमीबा के समान होती हैं, और रंगहीन कणिकाएं हैं, यानी इनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। और इनका जो जीवन काल होता है, वो 1 दिन से 2 दिन तक, मात्र 1 दिन या 2 दिन ये जिंदा रहती हैं। इसके बाद जो आपका ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है कणिका विहीन, यानी कि ऐसी श्वेत कणिकाएं जिनके केंद्रक में कणिकाएं पाई जाती हैं उनको कणिका युक्त बोलेंगे या कणिकामय कहेंगे, और दूसरा होता है जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब आते हैं, देखते हैं कणिकामय क्या होती हैं। जो कणिकामय श्वेत रुधिराणु होते हैं उसके बारे में समझते हैं। इसका कोशिका द्रव कैसा होता है? नाम से पता है कैसा है? कणिकामय होता है। जो इसका कोशिका द्रव होता है वो कणिकामय होता है। जो इनका केंद्रक होता है वो पालीयुक्त होता है। क्या होगा? जो इनका जो केंद्रक पाया जाएगा कैसा होगा? वो पालीयुक्त, यानी खंडों में बटा होता है, पालियों में बटा होता है। इसके बाद ये कैसे होती है? ये असीमित आकृति होती है, अमीबा होती है, यानी कि इनका आकार असीमित होता है। इसके बाद अभिरंजन गुणधर्मों के आधार पर जो आपके ये कणिकामय रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु हैं, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है आपका एसिडोफिल्स, जिसको हम इयोसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है? एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स। दूसरा आपका बेसोफिल्स, दूसरी क्या आपकी? बेसोफिल्स, और तीसरी आपकी है न्यूट्रोफिल्स। तो ये कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब एक एक समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसिडोफिल्स को। जो आपका एसिडोफिल्स है या इयोसिनोफिल्स, ये कुल श्वेत रुधिर अणुओं का केवल 2 से 4% भाग ही होता है। कितना होता है? 2 से 4% भाग ही होता है। इसे अम्लीय अभिरंजक जैसे इयोसिन के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इयोसिन का इयोसोफिल्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा। दूसरा क्या होता है? ये कैसा होता है? अम्लीय होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? एसिडोफिल्स। समझ में आया? इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एसिड यानी कि जो अम्लीय माध्यम से अभिरंजित होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एसिडोफिल्स।
और कौन सा होता है जो होने वाला है वो एसिनो से, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसिनोफिल्स। बस समझ में आ रहा नहीं है ना। इसके बाद अब होता है इसमें इसका जो केंद्र होता है वो दो पालियों में, जो इसका केंद्र होता है वो दो पालियों में बटा होता है। और ये रोगों के संक्रमण के समय, जब रोगों का संक्रमण शरीर में होता है उस समय इनकी एसिडोफिल्स की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आया। जब रोगों की शरीर में आक्रमण करते हैं और इसकी संख्या बढ़ती, क्या होता है, इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम आता है। क्या करता है, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तथा जब एलर्जी होती है, एलर्जी और अति संवेदनशीलता में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलर्जी के समय और किसके समय, एलर्जी के समय और अति संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखते हैं अगला, दूसरा है कौन सी, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या काम करती हैं, जो आपकी बेसोफिल्स है ये कुल श्वेतरक्तकणिकाओं में इसकी जो मात्रा होती है मात्र 0.5 से लेकर के 2% तक होती है, 0.5% से लेकर के 2% तक होती है। ये जो होता है क्षारीय अभिरंजक जैसे मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पालियों में बटा होता है। उसमें क्या था, एसिडोफिल्स में ये दो पालियों में बटा था, इसमें 2 से 3 पालियों में बटा होता है। इसके अलावा इसका जो आकार होता है वो जो आकृति होती है वो एस आकार, अंग्रेजी के अक्षर एक्स की तरह दिखाई पड़ती है, एस की तरह। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो हिपैरिन, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन जैसे पदार्थों का श्रवण करता है। क्या करता है इसका काम, इसका मुख्य कार्य है हिपैरिन, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन नामक जैसे पदार्थों का श्रावण करना। इसके बाद आता है, हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। क्या देखते हैं, जो है अगली आपका अगला है न्यूट्रोफिल्स। इसकी संख्या रुधिराणुओं में सबसे अधिक होती है। ये लगभग 60 से 70% भाग होता है। कितना होता है, 60 से 70% भाग होता है। और ये जो आपका उदासीन अभिरंजक होते हैं उनसे ये क्या होता है, अभिरंजित होता है। इसमें केंद्रक की जो संख्या होती है पालियों की वो 3 से 5 होता है, यानी इनका जो केंद्रक होता है वो 3 से 5 पालियों में बटा होता है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या कहते हैं, भक्षाणु क्रियाओं में सबसे, यानी कि जो जीवाणु या बैक्टीरिया जो भक्षण करने वाली होती हैं उनमें इसका कार्य, यानी कि ये जो शरीर में अनावश्यक पदार्थ यानी जीवाणु तो शरीर में रोगकारी आते हैं उनको खाने का काम करता है, यानी कि उनको भक्षण करने का काम इसका मुख्य कार्य होता है। किसका, न्यूट्रोफिल्स का संख्या सबसे ज्यादा। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं हम, इसके बाद जो आपका कणिका विहीन था इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो है कणिका विहीन, कणिका विहीन रुधिराणु। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं, यानी कि इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाते हैं। और जो इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, गोल होता है तथा जो ये पिंडकों में विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, ये गोल होगा और पिंडकों में विभाजित नहीं होता है। ये जो होता है कणिका विहीन, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, नंबर 1 है आपका लिम्फोसाइट्स, जिसको हम लसिकाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लसिकाणु। और दूसरा होता है मोनोसाइट। लसिकाणु क्या होता है, लसिकाणु इसका जो आकार में ये सबसे छोटे होते हैं, जो लसिका अणु होते हैं, क्योंकि लसिका अणु जो होते हैं वो आकार में सबसे छोटे होते हैं। और रुधिराणुओं की जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उनमें जो इनकी संख्या होती है वो लगभग 20 से 30% होता है। यानी कितना होता है, रुधिराणु में, श्वेत रुधिराणु में इसकी जो मात्रा होती है वो 20 से 30% तक पाई जाती है। इसका जो केंद्रक होता है कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, लिम्फोसाइट का जो केंद्रक कैसा होगा, गोल होता है। ये कुल श्वेत रुधिराणुओं का 20 से 30% भाग बनाता है, जैसा आपका बताया हमने पहले आपको। इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका जो प्रमुख कार्य है प्रतिरक्षी का निर्माण करना। जो प्रतिरक्षी होता है, एंटीबायोटिक होता है, उसका निर्माण करना तथा शरीर की सुरक्षा करना। क्या कारण है इसका, प्रतिरक्षी का निर्माण करना और
शरीर की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। ये आपके ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये इसके कुछ इसके बारे में बताएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट के बारे में देखते हैं क्या होता है मोनोसाइट। अगर आपका मोनोसाइट ये क्या होता है, ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती है। क्या होती है, बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। कुल श्वेत रक्ताणुओं में यह 2 से 10% तक कितना होता है, यह सिर्फ 2 से 10% तक ही पाया जाता है। यह ऊतक द्रव में जाकर, ये क्या होता करता है, ऊतक द्रव में जाकर के बृहद यानी बड़े बच्छाणु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ऊतक द्रव में जाएगा और बड़े बच्छाणु में परिवर्तित हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है, ये बच्छाणु क्रिया द्वारा, यानी कि जो उनको खा करके जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। बच्छाणु क्रिया द्वारा क्या करता है, यानी उनको भक्षण कर करके जीवाणुओं को खा करके उसको नष्ट करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का हमने जो रुधिर का अणु कण देखे थे, जिसका नाम था क्या, प्लेटलेट्स। इसके बाद आप देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स जो तीसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यह केवल स्तनधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं। मनुष्य में इनकी जो संख्या होती है वो 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी 2 लाख से 5 लाख प्रति घन, यानी 1 घन मिलीमीटर में इसकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है। ये केंद्रक विहीन होती है, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो इनका जो आकार होता है ये गोल या अंडाकार होती है। क्या होती है, गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य है रुधिर का थक्का बनाना। यानी कि जब चोट लगती है और चोट लगने पर जो ब्लड हमारे शरीर से निकलता है, तो उस शरीर की से निकलने वाले ब्लड की जो क्षति है कम से कम हो, इसके लिए क्या कहता है, ब्लड हमारा क्लॉटिंग हो जाता है, जम जाता है, जिसको हम ब्लड का थक्का बनना कहते हैं। तो ये उसमें सहायता करती हैं। तो इस प्रकार हमने ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।